Hello, my dear students. Today we are going to discuss about the genetics. तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम जेनेटिक्स के बारे में। और जेनेटिक्स के बारे में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊँगी, जो भी आपको पढ़ाना है उससे पहले क्या है, हम फंडामेंटल जेनेटिक्स के जो फंडामेंटल है, जो बेसिक चीज़ें आपको टर्म्स है, कंसेप्ट हैं, बहुत सारे आपको पता होने चाहिए, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम आगे चलेंगे। जेनेटिक्स बहुत ही इजी है और बहुत ही स्कोरिंग पार्ट होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो अगर आप CSIR में देखें तो जेनेटिक्स का जो पार्ट है वो 34 मार्क्स का आता है। 34 मार्क्स की जो जेनेटिक्स है वो आपकी आती है। इसमें से जो B सेक्शन होते हैं उसमें क्या होते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है एक क्वेश्चन के B पार्ट में 2 मार्क्स होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए। और जो C पार्ट होता है उसमें 7 क्वेश्चन आते हैं और मार्क्स कितने होते हैं, 4। तो 7 × 4 कितने हो गए, 28। तो 6 और 28 कितने हो गए, 6 और 28 कितने हो गए आपके, 34 मार्क्स। कितने हो गए, 34 मार्क्स। तो 34 मार्क्स की आपके जेनेटिक्स आती है। आप इजीली आराम से इसको क्या है करके आ सकते हो। सारे क्वेश्चन आपके ठीक हो सकते हैं। बस आपके क्या हैं, जो बेसिक और जो फंडामेंटल्स होते हैं वो पहले जेनेटिक्स के आपको आने चाहिए। उसके बाद आपको क्या है, जो हायर लेवल के क्वेश्चन हैं वो आपको आराम से आ जाएंगे। ठीक है, एलील्स क्या होता है, जीन क्या होते हैं, मेंडल्स की जो प्रिंसिपल है, उसके बाद मेंडल्स की जो एक्सटेंशन थी, मेंडल्स के जो प्रिंसिपल्स दिए थे मेंडल ने, उसके बाद और भी रिसर्च हुई थी, उसको क्या है, मेंडेलियन एक्सटेंशन बोला जाता है। तो उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आपको ये 2 चैप्टर अच्छे से आने चाहिए, मेंडल के प्रिंसिपल्स और मेंडेलियन एक्सटेंशन। उसके बाद में आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। और ये आप +1 +2 BSc के अंदर ये सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, जो मेंडेलियन प्रिंसिपल है वो, और जो क्या है एक्सटेंशन ऑफ मेंडल्स हैं वो भी आप पढ़ते हो। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम, कि कैसे हम सिलेबस को लेकर चलेंगे। और आपके फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, क्या आपको करना है। तो आपको एक डायरेक्शन, कोई भी अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी चैप्टर के बारे में स्टडी करनी है तो उसके लिए आप एक डायरेक्शन बनाकर चलो। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप डायरेक्शन बना के चलोगे तो आपके क्वेश्चन क्या है, कभी भी गलत नहीं होंगे और आप अच्छे से सब्जेक्ट को समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जेनेटिक्स होती क्या है। जेनेटिक्स में क्या होता है कि जीन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, जीन्स के बारे में पढ़ते हैं कि जीन कैसे इनहेरिटेड होते हैं, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जीन का इनहेरिटेंस कैसे होता है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जीन कैसे फ़्लो करते हैं, उसका मैकेनिज़्म हम पढ़ते हैं। और अगर हम देखें कि जेनेटिक्स कितने टाइप की होती है, तो जेनेटिक्स को समझने के लिए इसके भी ऑब्जेक्टिव बनाए हुए हैं। तो 3 टाइप्स की जेनेटिक्स हम पढ़ते हैं। एक जेनेटिक्स होती है जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स। क्लासिकल जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स थे, मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी बोल देते हैं, वो पढ़ते हैं हम। और जो मेंडेलियन एक्सटेंशन थी वो मैं बताऊंगी आपको, भी सिलेबस डिस्कस करेंगे हम उसमें। तो मेंडेलियन जो एक्सटेंशन थी वो भी क्या है, इसमें आ जाती है क्लासिकल जेनेटिक्स में। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आप म्यूटेशन होती है वो 2 टाइप्स की म्यूटेशन पढ़ते हो। एक होती है जीन म्यूटेशन और एक होती है क्रोमोजोमल म्यूटेशन। जो जीन म्यूटेशन है वो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हो, और जो क्रोमोजोमल म्यूटेशन होती है वो आप क्या करते हो, जेनेटिक्स में पढ़ते हो। क्रोमोजोमल म्यूटेशन में पढ़ते हो कि स्ट्रक्चर में चेंज होने से क्या हो जाता है, क्रोमोजोम के नंबर में चेंज होने से क्रोमोजोम के क्या हो जाता है, एनीप्लॉइडी, ऑटोप्लॉइडी, इन्वर्जन, वो सारे है कंसेप्ट, वो आप क्या है इसमें पढ़ते हो, क्रोमोजोमल जो म्यूटेशन होती है उसमें। और जो जीन म्यूटेशन होती है वो किस में पढ़ लेते हो आप, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ लेते हो। एक होती है इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स आ जाती है। इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में क्या, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आप एक मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हमने डिस्कस कर ली। एक होती है माइक्रोबियल जेनेटिक्स। माइक्रोबियल जेनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं हम,
ये भी इसमें इंक्लूड कर लेना। पहली क्या है क्लासिकल जेनेटिक्स, सेकंड क्या है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, एंड थर्ड क्या होती है माइक्रोबियल जेनेटिक्स। माइक्रोबियल जेनेटिक्स में हम ये पढ़ते हैं, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, रेप्लिकेशन नहीं आएगा, कंजुगेशन पढ़ते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ये वाला पार्ट हम कर लेते हैं। उनकी मैपिंग कैसे करते हैं, मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे CSIR में, MSc में भी नोट लिखना आता है। तो MSc जो मैं करवा रही हूँ वो MSc और CSIR के लिए तो सिलेबस कंप्लीट है ही है। उसके साथ साथ आप नीट की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत हाई लेवल का सिलेबस अब आने लग गया है। तो ये नीट के लिए भी आपकी प्रिपरेशन इसके साथ ही है। तो नीट का सिलेबस भी है ये, अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है तो, और +1 +2 के लिए तो है ही ये, और PGT के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो KVS NVS तो उसके लिए भी ये सिलेबस क्या है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और तो आप मेरे जो ये जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना, तो आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी और आपको पता चलता रहेगा। अब सबसे पहले मैं जेनेटिक्स ही डिस्कस कर रही हूँ, तो जेनेटिक्स के बारे में ही लेक्चर होंगे मोस्टली मेरे। अभी कोई हो सकता है बीच में कोई और मॉड्यूल्स में ले लूँ, बट ज़्यादा मैं सबसे पहले क्या है जेनेटिक्स ही कंप्लीट करवाऊँगी। और जेनेटिक्स आपको मैं ऐसे करवा दूँगी, आपको अगर बोरिंग लगती है तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। कुछ भी नहीं है जेनेटिक्स में, कुछ याद करने वाला भी नहीं है, दिमाग से अच्छे से समझना है। और जो मैं लेक्चर आपको डिलीवर करती रहूँगी वो आपको हर लेक्चर अच्छे से आना चाहिए। और आपको जो भी प्रॉब्लम हो, मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछती रहूँगी, आपको जो भी कोई प्रॉब्लम आए वो आप मुझे क्या है कमेंट सेक्शन में डाल के कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होमवर्क के लिए दूंगी, उनके आपको कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देने हैं, तो मुझे ऐसे लगेगा कि आप लोग मेरे जो चैनल पे मैं जेनेटिक्स करवा रही हूँ वो आप पढ़ रहे हो, तो फिर मेरा मन भी करेगा आपको पढ़ाने का और मैं आगे कंटिन्यू भी करूँगी। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं कर रहे हैं, ना ही इंटरेस्ट दे रहे हैं कोई भी, तो फिर मैं जेनेटिक्स नहीं पढ़ाऊँगी, छोड़ दूँगी फिर मैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या मतलब आप कैसी रिएक्शन दोगे, ठीक है। और एक थर्ड, अगर फोर्थ टाइप की जेनेटिक्स की हम बात करें तो इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स हो जाती है। जो एवोल्यूशन है उसमें आप पढ़ते हो हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन होती है, वो भी जेनेटिक्स से रिलेटेड होती है। इन ब्रीडिंग कोफिशिएंट पढ़ते हो आप, और जो स्पेशिएशन के बारे में पढ़ते हो वहाँ पे भी क्या है जेनेटिक्स आती हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन थी जेनेटिक्स की, हम किस टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं जेनेटिक्स को। अब हम सबसे पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि जो सिलेबस होगा वो हम कैसे कवर करेंगे। तो हम एक चैप्टर बनाकर चलेंगे। पहला चैप्टर हम बनाएंगे कि मेंडेलियन प्रिंसिपल के बारे में। क्या बनाएंगे हम? मेंडेलियन प्रिंसिपल के बारे में। मेंडल ने 3 प्रिंसिपल दिए थे, एक तो डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, एक उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था, एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब उसने इसमें ये बताया था, जीन के बारे में बताया था, उसने न्यूक्लियर जीन के बारे में बताया था। आपको पता है अगर कोई भी एक सेल है तो उसके अंदर क्या है, बीच में न्यूक्लियस भी होगा और बाहर साइटोप्लाज्म भी होता है। तो जेनेटिक मटेरियल आपको पता है कि साइटोप्लाज्म में भी होता है, जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है और जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होता है। तो मेंडल ने जो न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल है उस पर स्टडी की थी, उसके बारे में बताया था। और साइटोप्लाज्म के जेनेटिक्स के बारे में भी हम एक्सेप्शनल जो मेंडेलियन एक्सटेंशन है उसके अंदर हम पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम एक्स्ट्रा, ठीक है। तो हम क्या है सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसका एक चैप्टर बना लेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मेंडल्स के 3 प्रिंसिपल कौन कौन से थे। डोमिनेंस में उसने बताया था कि कोई भी दो, अगर हम करैक्टर लेते हैं, कोई भी जीन है, जीन ले रहे हैं, एलील ले रहे हैं किसी भी करैक्टर के, तो उसमें से अगर एक सुपीरियर है और एक इन्फीरियर है, एक जैसे ज़्यादा ताकतवर है, उसके अंदर बहुत एबिलिटी है, और एक क्या है वीक है, तो उसमें से जो अपना एक्सप्रेशन शो कर देगा, जीन को क्या होता है अपना एक्सप्रेशन शो करना होता है, जो भी अपना एक्सप्रेशन शो कर देगा और एक तो वो दूसरा जो एक्सप्रेशन शो करेगा वो पहले वाले को वीक है उसको क्या एक्सप्रेस कर देगा, तो जो एक्सप्रेस कर पाएगा उसे ही हम डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। हम आगे भी डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस होता क्या है, डेफिनेशन भी, उसका क्रॉस बना के भी देखेंगे, उसके रिजल्ट क्या आते हैं वो भी हम देखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं हर चीज़ के लिए। तो उसने बताया था कि कैसे करैक्टर डोमिनेट करते हैं, जो एक्सप्रेस कर जाते हैं अपने आप को, जो अपने आप को दिखा देते हैं, ठीक है, वो तो क्या होते हैं कि उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया है, उन्होंने अपने करैक्टर को शो कर दिया है, तो वो डोमिनेंट हो गए। और जो
सप्रेस हो गए हैं, जो दिखे ही नहीं हैं, जो करैक्टर आए ही नहीं हैं, उनको वो क्या हो गए, उनको हम रिसेसिव बोल देते हैं। और जो एक्सप्रेस कर जाते हैं उनको हम डोमिनेंस करैक्टर बोल देते हैं। तो सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उसने बताया था कि जीन कैसे सेग्रीगेट होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था। मियोसिस माइटोसिस का इसमें आएगा थोड़ा, कैसे जीन बनते हैं, कैसे मियोसिस हुआ, कैसे माइटोसिस हुआ, कैसे एक्सप्रेशन हुआ जीन का। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल्स ने बताया था कि जीन कैसे सेपरेट होते हैं, सेपरेट रहते हैं। और इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट में हम पढ़ेंगे कि कोई भी जीन इंडिपेंडेंटली अपना एक्सप्रेशन शो करता है। मेंडल्स का कहना था कि वो किसी और के साथ मिलकर अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा, वो अकेला ही, अगर उसको कहीं किसी रास्ते पर किसी को कहीं, जैसे सपोज करो आपको कुछ बनना है, डॉक्टर बनना है, तो क्या आप किसी को साथ लेके चलोगे, किसी और स्टूडेंट को, कि भाई तू भी मेरे लिए डॉक्टर बन, हम दोनों डॉक्टर बनते हैं। अब उसका कुछ मन और होगा, आपका मन डॉक्टर बनने का, उसका क्या पता इंजीनियर बनने का हो। तो आप इंडिपेंडेंट अपने एम पे चल रहे हो, तो आप एक इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन शो करोगे अपना। ऐसे ही मेंडल्स ने बताया था कि जीन होते हैं वो इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन शो करते हैं, उन्हें किसी दूसरे जीन की प्रेजेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं, वो अपने आप अकेले ही अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं, ऐसा कुछ बताया था। उसके बाद में एक्सटेंशन भी मिली थी कि ऐसा भी बताया जाता है इंट्रैक्शन ऑफ जीन में हम देखेंगे कि एक जीन अकेला एक्सप्रेशन नहीं करता, ऐसे भी करैक्टर होते हैं बहुत सारे जो क्या है दूसरे जीन की प्रेजेंस में अपना एक्सप्रेशन शो कर पाते हैं। अगर उस जीन की प्रेजेंस नहीं होगी तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो हम जीन इंट्रैक्शन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मेंडेलियन जो प्रिंसिपल थे, डोमिनेंस क्या था, सेग्रीगेशन क्या था, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट क्या था, ये हम करेंगे। और डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं आते हैं, कोई भी एंट्रेंस हो उसके अंदर आपको इनको अच्छे से इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए, होते क्या हैं ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे इधर उधर से घुमा के। तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए अच्छे से, उसके बाद ही आप उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे। दूसरा चैप्टर हम बनाएंगे एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल की। उसके अंदर क्या है हम देखेंगे, कोडोमिनेंस क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, ओवर डोमिनेंस क्या होता है, सूडो डोमिनेंस क्या होता है। अब देखो इन चीज़ों को आप इसके साथ ही लिंक कर लो, डोमिनेंस के साथ ही। मेंडल्स ने क्या बताया था कि कुछ करैक्टर ऐसे होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो दूसरों को एक्सप्रेस कर देते हैं। जो एक्सप्रेस हो जाते हैं वो रिसेसिव बताए थे उसने, और जो एक्सप्रेस कर जाते हैं उनको उसने डोमिनेंट बोला था। तो उसने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंट। बट बाद में देखा गया कि कोडोमिनेंस भी होते हैं। कोडोमिनेंस मतलब दो, कोडोमिनेंस हम डिस्कस करेंगे क्या होते हैं आगे, अभी मैं नहीं बता रही आपको, अब तो थोड़ा सा सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। एक होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब कि ज़रूरी नहीं है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी कि पूरा कंप्लीट डोमिनेंस हो, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का करैक्टर भी शो करता है। अवर डोमिनेंस भी होता है, एक हम टर्म पढ़ेंगे अवर डोमिनेंस क्या होता है। बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पर डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होगा, जहाँ पर लॉ ऑफ कोडोमिनेंस भी फॉलो होगा, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी होगा, और डोमिनेंस भी होगा। आपको क्वेश्चन बना के दे देंगे, आपको एग्जांपल दे देंगे, ऑप्शन में पूछ लेंगे आपसे कुछ भी। एक होता है सूडो डोमिनेंस। सूडो डोमिनेंस के केस भी बहुत सारी कंडीशन में देखने को मिलते हैं, तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है कि जीन इंट्रैक्शन, हम देखेंगे जीन इंट्रैक्शन के बारे में। मैंने आपको बताया जैसे मेंडल्स ने क्या बताया था, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट में क्या बताया था कि जीन क्या है अकेला ही अपना एक्सप्रेशन शो करता है। बट इन जीन इंट्रैक्शन में क्या होता है कि एक दूसरा जीन उसके साथ इंटरेक्ट होगा, फिर वो अपना क्या है एक्सप्रेशन शो करेगा, तो उसको जीन इंट्रैक्शन बोलते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे, ये किस में आ जाएंगे। ये वाली चीज़ें क्या है, ये जो इधर वाली चीज़ें हैं, ये इधर आप देख रहे हो जो ये वाला पोर्शन, ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल। मेंडल ने तो 3 ही प्रिंसिपल दिए थे, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा रिसर्च हुई बाद में, और भी मेंडल के बाद में और भी जेनेटिक्स में रिसर्च हुई है, तो उनको क्या नाम दे दिया गया, एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल बोल दिया गया उनको। ठीक है, तो अब इसमें हम ये हमने देख लिया, जीन इंट्रैक्शन हमने डिस्कस कर लिया, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस, सूडो डोमिनेंस, ये भी हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि जीन मल्टीपल एलील्स की बात करेंगे हम। देखो कोई भी एक करैक्टर होता है, अगर कोई भी एक क्रोमोजोम है, सपोज करो आपको पता है एक क्रोमोजोम है,
यहाँ पर एक क्रोमोजोम है, एक क्रोमोजोम यहाँ पर है, ठीक है। कोई भी एक करैक्टर है तो उसके 2 एलील्स होंगे, एक करैक्टर के 2 एलील, सपोज करो टाल प्लांट ले रहे हैं तो ये टाल है और ये भी टाल है, ये करैक्टर हो गए, ये एक इस लोकस पे प्रेजेंट है, ये करैक्टर इस लोकस पे प्रेजेंट है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक लोकस है क्रोमोजोम का, वहाँ पर क्या है, जीन प्रेजेंट है, और जीन जिस लोकस पे वो जीन के करैक्टर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम एलील बोल देते हैं। तो यहाँ पर सपोज करो स्मॉल टी प्रेजेंट है, तो ये भी क्या है, करैक्टर हैं, और ये क्या है, एलील को बता रहे हैं। एलील को मैं अच्छे से आपको जो डायग्राम है बना के और अच्छे से बताऊंगी क्या होता है। तो यहाँ पर इतना ही समझ लो कि एलील क्या होते हैं, कि अगर एक एलील हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, मोनो, और अगर 2 एलील हो तो उसको हम डाई एलील बोल देंगे। ऐसे ही क्या मल्टीपल एलील होते हैं, मल्टीपल में क्या होते हैं, मोर देन 2 से ज़्यादा एलील हो तो उसको मल्टीपल एलील बोलेंगे। तो ऐसा भी हमें देखने को मिलेगा। प्लियोट्रोपी में क्या होते हैं, मल्टीपल इफेक्ट देखने को मिलते हैं किसी करैक्टर के। सपोज करो कोई एक प्रोटीन है, वो बहुत सारे करैक्टर शो कर रहा है। एक प्रोटीन है वो E1, E2, E3 ऐसे क्या है, बहुत सारे करैक्टर क्या है वो शो कर रहा है। तो उसमें क्या देख रहे हो आप कि एक ही जीन क्या है 3 डिफरेंट टाइप के करैक्टर शो कर सकता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलील्स बोल देते हैं। कहाँ गया, मल्टीपल एलील्स तो हमने डिस्कस कर लिया। जीन इंटरेक्शन, प्लियोट्रोपी में क्या होता है, एक ही करैक्टर के बहुत सारे फिनोटाइप हो सकती है। आपको पता है फिनोटाइप्स क्या होती है, जीनोटाइप्स क्या होती है। जीनोटाइप्स क्या होती हैं कि जैसे ये टी लिख रही हूँ मैं, कोई हमने ले लिया कोई प्लांट का करैक्टर ले लिया हमने, जो मेंडल था, मेंडल ने पी प्लांट को लिया था तो उसके 7 करैक्टर लिए थे। तो उसमें से एक करैक्टर ये था टाल, प्लांट का नाम टाल, और ड्वार्फ प्लांट का नाम भी लिया था उसने। तो जो हम टाल और टाल ऐसे लिख रहे हैं, ड्वार्फ और टाल ऐसे लिख रहे हैं, ये तो क्या होती है, जीनोटाइप, जो उसके जीन्स को बता रही हो। और फिनोटाइप क्या होती हैं, फिनोटाइप जैसे क्या है, हमने लिया था, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया है, कैपिटल टी, स्मॉल टी रिसेसिव, इसको ड्वार्फ बोल दिया और इसको हमने टाल बोल दिया। तो जो टाल है और जो ड्वार्फ है वो क्या है, फिनोटाइप है, मतलब बाहर से एक्सटर्नली जो हमें दिखता है उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। तो आप कोई भी क्रॉस लोगे, आप कोई भी करैक्टर लेके क्रॉस करते हो किसी भी लॉ को समझाने के लिए, तो आप क्या है, फिनोटाइप भी लिखते हो और जीनोटाइप भी लिखते हो। फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होती है आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। प्लियोट्रोपी में क्या होगा कि कोई भी एक जीन है, उसके क्या है, मल्टीपल करैक्टर देखने को मिल सकते हैं, कि उसकी क्या है, बहुत सारी फिनोटाइप हो सकती हैं, बहुत सारे करैक्टर शो कर सकता है, वो फिनोटाइप्स बना सकता है। तो वो प्लियोट्रोपिज्म भी हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से, अभी मैंने थोड़ा सा ऐसे ही बताया आपको। एक होता है फिनोकॉपी और जीनोकॉपी, ये फिनोटाइप और जीनोटाइप को ही बोला जाता है, ये आप समझ ही गए। एक हम पढ़ेंगे, चैप्टर होगा हमारा लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ेंगे हम, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज का मतलब क्या है, पता ही चल रहा है कि जीन क्या है, लिंक्ड है, जीन एक जगह, लिंकेज है जीन की, ठीक है। एक जीन प्रेजेंट है क्रोमोजोम के पास, क्रोमोजोम पे यहाँ पर एक कोई जीन प्रेजेंट है, यहाँ पर एक बी जीन प्रेजेंट है, तो वो इतने पास हैं कि वो एक दूसरे से लिंक है, वो सेपरेट नहीं हो सकते। अगर वो क्रॉसिंग ओवर होएगी तो वो क्या है, साथ ही इकट्ठे ही जाएंगे, वो एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। वो अगर किसी करैक्टर किसी में इनहेरिटेंस होंगे, ट्रांसफ़र होंगे एक जगह से दूसरी जगह में, तो वो दोनों क्या है, लिंक्ड रहेंगे, तो उसको हम लिंकेज बोलते हैं। तो लिंकेज के बारे में मेंडल ने कुछ भी नहीं बताया था, उसने तो कहा था कि जीन लिंक होते ही नहीं है, जीन क्या है, दूर दूर लोकस पे प्रेजेंट होते हैं। लिंकेज के बारे में कुछ नहीं बताया था उसने, क्रॉसिंग ओवर के बारे में भी कुछ नहीं बताया था। और यहाँ पर क्या फंडा आया, एक फंडा आप ध्यान से समझ लो कि अगर कोई भी क्रोमोजोम है, अगर उस पर जीन लिंक्ड है, अगर लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की, हम क्रॉसिंग ओवर को मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ और यहाँ पर ये लिंकेज लिखा है, अगर लिंक ज़्यादा जीन
लिंक्ड होंगे, उनके बीच में डिस्टेंस कम होंगे, वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होंगे, तो उनको सेपरेट करना मुश्किल है। तो अगर लिंकेज होएगी ज़्यादा, इंक्रीज होएगी, तो क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज होएगी। क्रॉसिंग ओवर क्या करती है, जीन को सेपरेट करेगी। दो पास पास जीन हैं उनको क्या है, दूर दूर करने का काम करेगी। तो क्रॉसिंग ओवर वहीं हो सकती है जो जीन क्या है, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, दूर दूर जीन प्रेजेंट हो। और लिंकेज क्या करती है, जीन को इकट्ठा करने की कोशिश करेगी, उनको एक साथ लेकर इनहेरिटेंस करेगी, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में वो इकट्ठे ही जाएंगे। तो एक ध्यान रखना बात, अगर लिंकेज का जो रिजल्ट है वो इंक्रीज हो रहा है तो क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट डिक्रीज होगा। अगर क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट इंक्रीज हो रहा है तो लिंकेज का डिक्रीज होगा, मतलब अपोजिट होगा दोनों का। ठीक है, ये आप समझने के लिए आपको बता दिया है मैंने। एक होता है सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज में क्या होता है कि हम बात करेंगे कि जो सेक्स जीन होते हैं वो कैसे लिंकेज शो करते हैं। अब मेंडल ने तो सेक्स के बारे में कुछ बताया ही नहीं था, उसने न्यूक्लियस इनहेरिटेंस के बारे में बताया था। उसने न्यूक्लियस के जो जीन थे वही लिए थे, और जो एक्सटेंशन है मेंडेलियन की, बाद में क्या है सेक्स लिंकेज के बारे में भी बताया गया। सेक्स लिंकेज में क्या है कि जैसे आप देखते हो ह्यूमन के, अगर हम बात करें तो ह्यूमन के अंदर क्या है, 23 क्रोमोजोम के पेयर प्रेजेंट है। 23 में 22 तो क्या है, ऑटोजोम्स होते हैं, ऑटोजोम्स। ठीक है, और एक पेयर होता है एक्स क्रोमोजोम और वाई। अगर मेल है तो एक्स वाई होगा, और फीमेल है तो उसमें एक्स एक्स होगा। तो इनको हम बोलते हैं एलोजोम। क्या बोलते हैं, एलोजोम। तो 23 पेयर होते हैं, तो 23 में से अगर एक माइनस कर दें तो 22 पेयर होते हैं, वो तो क्या होते हैं, ऑटोजोम्स होते हैं। और बाकी एक पेयर बच गया, उनको हम सेक्स क्रोमोजोम बोल देते हैं, या उनको एलोजोम्स बोल देते हैं। ठीक है, इन एलोजोम्स कैसे लिंक्ड है, ये कैसे प्रेजेंट है किसी क्रोमोजोम में, इसके बारे में जो लिंकेज बताती है उसको हम सेक्स लिंकेज बोल देते हैं।